हेलो एवरीवन, मैं नवल सिंह बीबीसी स्टडी यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे HSSC के जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन आया है उसके अंदर जो विभिन्न कैटेगरीज के अंदर विभिन्न ग्रुप्स के अंदर जो जॉब डिवाइड की गई है उसके अंदर जो है एक्सपीरियंस जो है वो बच्चों को कैसा चाहिए, कैसा एक्सपीरियंस उनके पास होना चाहिए, कौन सा एक्सपीरियंस उनके लिए वैलिड है, कौन सा नहीं वैलिड है, उसके बारे में, और विभिन्न पोस्टों के लिए हायर क्वालिफिकेशन की क्या स्थिति रहेगी। यानी जो जैसे ITI वाले बच्चे हैं, क्वालिफिकेशन ITI है लेकिन वो बच्चे किसी ने BTech कर रखी है, किसी ने पॉलिटेक्निक कर रखा है, तो उनकी क्या स्थिति रहेगी उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करें नोटिफिकेशन की। नोटिफिकेशन है एडवर्टाइजमेंट नंबर 3/2023 यानी 3/2023 HSSC ने निकाला है। पब्लिकेशन डेट कब है इसका? 7/3/2023 को ये नोटिस अपना आया है। आपको वहाँ मिल जाएगा, HSSC की वेबसाइट पे मिल जाएगा, hssc.gov.in पे। ऑनलाइन जो फॉर्म स्टार्ट होने हैं वो 16 तारीख से स्टार्ट होने हैं और फार्म जो बंद हो जाएंगे वो कब हो जाएंगे? 5/4/2023 को हो जाएंगे। तो ये जो फॉर्म भरने के लिए विभिन्न बच्चों की क्वायरीज आ रही है हमारे पास कि सर हमें बताइए इसके अंदर विभिन्न पोस्टों के अंदर विभिन्न ग्रुपों के अंदर अलग अलग जो है एक्सपीरियंस मांग रहा है, तो वो एक्सपीरियंस जो है वो हमें कैसा चाहिए, यानी हमारे पास कैसा एक्सपीरियंस होना चाहिए तब हम एलिजिबल हैं। और सबसे बड़ी बात जो पूछ रहे हैं वो ये है कि जो क्वालिफिकेशन है, जो लोअर क्वालिफिकेशन मांग रखी है उसके अंदर हायर क्वालिफिकेशन वाला फॉर्म अप्लाई कर सकता है या नहीं कर सकता। कर सकता है तो हायर क्वालिफिकेशन किस तरह की होनी चाहिए, तो अपना उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो बात करें तो जो भर्ती आई है उसके अंदर क्या हो गया, जितने भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उनके अनुसार सभी 378 कैटेगरीज की पोस्टों को 58 अलग अलग ग्रुपों के अंदर इन्होंने बांट दिया। HSSC ने क्या किया है, 58 अलग अलग ग्रुप बना दिए हैं। 58 ग्रुप्स हैं। 58 ग्रुप्स का हर ग्रुप का एक पेपर होएगा और 58 ग्रुप के अंदर अलग अलग कैटेगरी डिवाइड कर दी। उन सभी कैटेगरीज के लिए क्या होगा, एक ही पेपर होगा और एक ही पेपर से आपको क्या होगा, उसकी मेरिट डिसाइड करनी होगी। तो जो बच्चा है वो क्या करेगा, वो अपनी क्वालिफिकेशन देखा कि मैं अपने क्वालिफिकेशन के हिसाब से किस ग्रुप के अंदर सेट हो रहा हूँ, और उस ग्रुप के अंदर वो जितनी कैटेगरीज की पोस्ट दी हुई है उसके अंदर क्या करेगा, अलग अलग अपनी जो अपनी क्वालिफिकेशन के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार क्या करेगा, वो अपना एक सीरियल नंबर दे देगा। सर मेरे को 1 नंबर पे ये कैटेगरी बढ़नी है, 2 नंबर पे ये बढ़नी है, 3 नंबर पे ये बढ़नी है, 4 नंबर पे ये बढ़नी है। फिर उस कैटेगरी के अनुसार उसकी मेरिट बन जाएगी। उस मेरिट के अनुसार उसका क्या हो जाएगा, जब यदि पहले में उसका सिलेक्शन हो रहा है तो पहले में हो जाएगा, वरना दूसरे में हो जाएगा, तीसरे में हो जाएगा। इस प्रकार से वो क्या करेगा, एक ग्रुप का क्या करेगा, अपनी कैटेगरी डिवाइड कर देगा। यदि बच्चे की क्या होगा, अलग अलग ग्रुप के अंदर है, उसकी क्या है, अलग अलग ग्रुप के अंदर भी उसकी क्वालिफिकेशन मैच कर रही है, तो वो क्या कर सकता है, उसको भी अटेम्प्ट कर सकता है, यानी 2 अलग अलग ग्रुप के लिए भी फॉर्म अप्लाई कर सकता है। तो फर्स्ट प्रेफरेंस वो देगा जहाँ पे उसको सबसे पहले नौकरी करनी है, और लास्ट प्रेफरेंस वो देगा यदि मेरा सिलेक्शन हो जाए तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मेरे को सबसे लास्ट में नौकरी मिले, तो उस प्रकार से वो क्या करेगा, अपने प्रेफरेंस लगाएगा। ये तो था ग्रुप का सिस्टम। ग्रुप में क्या होगा, हर ग्रुप का क्या होगा, एक अलग पेपर होगा। पूरे ग्रुप की जितनी भी कैटेगरी चाहिए उसके अंदर 8 हो चाहे 10 हो, जितनी भी कैटेगरी, उसका एक ही एग्जाम होगा और उसका सिलेबस जो है वो आपको HSSC की साइट के ऊपर मिल जाएगा, ग्रुप वाइज सिलेबस मिल जाएगा। अब यदि अपन देखें, बात करें तो इसके अंदर जो है सबसे पहले कि जी सर सिर्फ 10th यदि मांग रखी है और मैंने BA कर रखी है तो मैं भर सकता हूँ क्या फॉर्म। यदि मैंने ITI कर रखी है, ITI मान लो मैकेनिक डीजल में कर रखी है, सॉरी ITI मांग रखी है, ITI मांग रखी है मैकेनिकल डीजल में, लेकिन बच्चे ने कर रखी है पॉलिटेक्निक या फिर उसने कर रखी है BTech, तो क्या वो फॉर्म भर सकता है क्या? तो इसके लिए इसको जो स्पष्ट किया गया है वो आप यदि देखोगे नोटिफिकेशन के पेज नंबर 3 के ऊपर आपको मिल जाएगा, C एक पॉइंट मिलेगा, उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, कैंडिडेट क्लेम्स एलिजिबिलिटी ऑन अकाउंट प्रोसेसिंग हायर क्वालिफिकेशन इन सेम लाइन एज प्रिस्क्राइब्ड इन मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर द पर्टिकुलर पोस्ट। यदि कोई बच्चा किसी पोस्ट के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन है, उससे हायर क्वालिफिकेशन यदि रखता है तो वो फॉर्म भर सकता है, लेकिन उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, इन दैट केस ही सी शुड प्रोवाइड सर्टिफिकेट ड्यूली इश्यूड बाय competent authority therein clearly stating that the educational qualification processed by a candidate is higher in the same line of the qualification which have been prescribed for a particular post। यानी ये लाइन कहना चाहती है कि आप फॉर्म तो भर सकते हो, लेकिन
यदि आप फॉर्म भर रहे हो, यदि आपके पास हायर क्वालिफिकेशन है तो वो क्वालिफिकेशन आपकी कैसे होनी चाहिए, उसी लाइन की होनी चाहिए, लाइन से अलग अलग हटके नहीं होनी चाहिए। जैसे यदि पोस्ट मांग रखी है आईटीआई की, आप बोले सर आईटीआई जो है अंडर ग्रेजुएट है और मैंने बीए कर रखी है, तो मैं बीए वाला फॉर्म भर सकता हूँ क्या? बिल्कुल नहीं भर सकते। उसमें आईटीआई मांग रही तो आईटीआई वाले में पॉलिटेक्निक भर सकता है, बीटेक वाला भर सकता है। इसमें भी क्या होगा, यदि पॉलिटेक्निक आईटीआई मांग रखी है, बच्चे ने डीजल की भी आईटीआई मांग रखी है, मान लो डीजल की आईटीआई मांग रखी है, तो यदि बच्चे ने पॉलिटेक्निक मैकेनिकल में कर रखी है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में कर रखी है, या ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में कर रखी है पॉलिटेक्निक या बीटेक, तो वो फार्म भर सकता है। यदि उसने क्या कर लिया, इलेक्ट्रिकल में बीटेक कर रखी है या इलेक्ट्रॉनिक्स में बीटेक या पॉलिटेक्निक कर रखी है, तो वो फार्म अप्लाई नहीं कर सकता है। यानी जो लाइन है वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, उसी लाइन की क्या होनी चाहिए, हायर क्वालिफिकेशन उसके पास होनी चाहिए। और ये डिसाइड कौन करेगा, ये कंपिटेंट अथॉरिटीज जो हैं वो डिसाइड करेगी। उसका एक प्रमाण पत्र आपको बनवाना पड़ेगा कि सर मैं जो फार्म भर रहा हूँ उसी के लिए मैं क्या हूँ, एलिजिबल हूँ। ये जो मेरी क्वालिफिकेशन है उसी हायर लोअर क्वालिफिकेशन जो मांग रखी है उसी लाइन में मेरी क्या है, हायर क्वालिफिकेशन है। यानी हायर क्वालिफिकेशन वाला फार्म भर सकता है, हायर क्वालिफिकेशन वाला बच्चा फार्म तो भर सकता है, लेकिन वो क्या होना चाहिए, लाइन जो है वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। यानी यदि इलेक्ट्रिक आईटी आपकी इलेक्ट्रीशियन या वायरमैन में मांग रखी है और आपने बीटेक पॉलिटेक्निक यदि आपने इलेक्ट्रिकल में इंजीनियरिंग में कर रखी है तो आप फार्म भर सकते हो। यदि आपने मैकेनिकल में बीटेक एमटेक कर रखी है और आप फार्म भरना चाहते हो आईटी इलेक्ट्रीशियन वाला, तो आप नहीं भर सकते। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। बहुत से बच्चों का ये कन्फ्यूजन था कि सर मैं कौन से फार्म जो है, मैंने बीटेक पॉलिटेक्निक कर रखी है लेकिन मेरी ये ट्रेड ये है, मैं जो ब्रांच है उस ब्रांच के अनुसार मैं कौन कौन सी ट्रेड का फार्म भर सकता हूँ। तो ये आपको देखना पड़ेगा, जो आपकी जो लाइन है उसी लाइन के जो लोअर क्वालिफिकेशन है उसी के अंदर आप फार्म जो है अप्लाई कर सकते हो। ये तो हो गया हायर क्वालिफिकेशन का। हायर क्वालिफिकेशन का मतलब हो गया आप फार्म भर सकते हो लेकिन अपनी सेम लाइन से। अब यदि अपन बात करें एक्सपीरियंस के बारे में, बहुत सारी पोस्ट ऐसी है, बहुत सारे ग्रुप्स में अलग अलग कैटेगरीज बनाई हुई है और हर कैटेगरी के अंदर अलग अलग क्वालिफिकेशन है। हर कैटेगरी की अलग अलग क्वालिफिकेशन है और कुछ क्वालिफिकेशन में क्या कर रखा है, एक्सपीरियंस भी मांग रखा है। अब बच्चों का ये कन्फ्यूजन है कि सर मैं प्राइवेट जॉब कर रहा हूँ, मैं प्राइवेट यदि कंपनी का एक्सपीरियंस लगाता हूँ तो मेरा एक्सपीरियंस वैलिड है क्या। प्राइवेट सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है प्राइवेट वाले बच्चों को कि सर मैं प्राइवेट कंपनी में काम कर रहा हूँ, जैसे मारुति में काम कर रहा हूँ, होंडा में काम कर रहा हूँ या किसी प्राइवेट वर्कशॉप में काम कर रहा हूँ, तो मेरा सर्टिफिकेट वैलिड रहेगा क्या, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, और यदि वैलिड रहेगा तो मेरे को एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कैसा बनाना है। तो इसकी यदि अपन बात करें तो यदि गवर्नमेंट का है तो गवर्नमेंट का तो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट है। गवर्नमेंट का जो डिपार्टमेंट है वो क्या होना चाहिए, डिपार्टमेंट, बोर्ड या कॉर्पोरेशन, कंपनी जो भी है, जो कमीशन जो भी है, अथॉरिटी जो कोऑपरेटिव बैंक जो भी है, वो हरियाणा स्टेट के अंदर आना चाहिए, आपका वैलिड हो जाएगा। सबसे बड़ी बात दूसरी बात है उसके अंदर क्या होना चाहिए, उसके अंदर आपकी सैलरी की डिटेल होनी चाहिए, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के अंदर डेजिग्नेशन होना चाहिए, डेट ऑफ ज्वाइनिंग होनी चाहिए, पोस्ट ऑफ सर्विस, पीरियड ऑफ सर्विस होना चाहिए और डेट ऑफ इशुएंस ऑफ सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। ये सारी चीज़ होना चाहिए। और ये सारी चीज़ किस में बनी होनी चाहिए, आपको इसी नोटिफिकेशन के अंदर एक एनेक्सर मिल जाएगा, एनेक्सर 3, उसके अंदर जो है आपको पूरा परफॉर्मा दे रखा है। उस परफॉर्मे के अनुसार ही आपको अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बना के अपलोड करना है, वरना आपका क्या हो जाएगा, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है रिजेक्ट हो जाएगा। अब दूसरी यदि बात करें यदि प्राइवेट कंपनी की एक्सपीरियंस, प्राइवेट कंपनी का वैलिड है क्या, हाँ जी बिल्कुल वैलिड है। प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे हो तो एक्सपीरियंस आपको मिल रहा है, प्राइवेट कंपनी का भी एक्सपीरियंस आपका वैलिड होगा। यानी कि आप प्राइवेट जो भी जॉब कर रहे हो सारा एक्सपीरियंस वैलिड होगा, लेकिन उसके लिए भी क्या होना चाहिए, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूट में भी कंसिडर्ड इन द सर्विस रूल्स ऑफ प्रोवाइड। यदि सर्विस रूल्स के अनुसार उसका पूरा जो आप दे रहे हो, जैसे आपको मांग लिया कि आपको सर आपको वो एक्सपीरियंस देना है किसी मशीनिंग का, आपको एक्सपीरियंस देना है और आप एक्सपीरियंस उसी प्रकार का एक्सपीरियंस दे रहे हो तो वैलिड होगा। यदि अलग प्रकार का एक्सपीरियंस दे रहे हो तो वैलिड नहीं होगा। यानी आप मशीन मेंटेनेंस के कोई जॉब अप्लाई कर रहे हो, मशीन मेंटेनेंस के लिए पंप ऑपरेटर का वगैरह कुछ जॉब कर रहे हो, वो अप्लाई, उसके लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हो और आप एक्सपीरियंस दे रहे हो सेल्स का कि जी मैंने जो सेल्स का काम किया, तो वो एक्सपीरियंस जो है वो आपका वैलिड नहीं होगा। जिस प्रकार की पोस्ट के अंदर एक्सपीरियंस मांग रखा है वही होगा।
दूसरा क्या होना चाहिए, जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट है वो क्या होना चाहिए, मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात, प्राइवेट जो कंपनीज है वो मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। गैर मान्यता प्राप्त का कोई एक्सपीरियंस नहीं चलेगा। जी मान लिया आपने किसी दुकान से जाके बोल दिया जी ये तो दुकान है और मैं यहाँ पे काम करता था और यहाँ पे मेरे का एक्सपीरियंस है, तो उस प्रकार का एक्सपीरियंस वैलिड नहीं होगा। आपको किसी वर्कशॉप का या किसी कंपनी का ही एक्सपीरियंस चाहिएगा प्राइवेट में। ये एक्सपीरियंस जो है वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा जो है वो ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूट के द्वारा सिर्फ लिखा होना नहीं लिखा होना चाहिए, उसके ऊपर साइन भी होना चाहिए, डिस्पैच नंबर के द्वारा सब भी होना चाहिए। उसके अंदर सैलरी की डिटेल भी आपकी होनी चाहिए, डेजिग्नेशन, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, पीरियड ऑफ सर्विस और डेट ऑफ इश्यूएंस ऑफ सर्टिफिकेट, ये सब जो है उस सर्टिफिकेट के अंदर मेंशन होना चाहिए। यानी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी क्या होना चाहिए, मान्यता प्राप्त होनी चाहिए और उसका जो है ये सारी डिटेल्स आपके एक्सपीरियंस के अंदर वो मेंशन किया होना चाहिए। और जो एक्सपीरियंस है वो यहाँ पे प्राइवेट इंस्टीट्यूट वालों के लिए एनेक्सर 4, यानी जो प्राइवेट कंपनी का एक्सपीरियंस बनवा रहे हैं, प्राइवेट वर्कशॉप्स का एक्सपीरियंस जिनका है वो क्या करेंगे, एनेक्सर 4 के अनुसार अपना एक्सपीरियंस अपलोड करेंगे। एनेक्सर 4 आपको मिल जाएगा अपने जो नोटिफिकेशन है उसी के अंदर एनेक्सर 4 भी मिल जाएगा, नोटिफिकेशन मिल जाएगा वो HSSC की ऑफिशियल वेबसाइट के अंदर। वहाँ से एनेक्सर 4 आप डाउनलोड कर लेना, वहाँ पे आपको बनाना है। लेकिन एक्सपीरियंस आपको ये ध्यान रखना है, जिस प्रकार का जॉब आप के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, जिस पर पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, इसी पोस्ट से संबंधित आपका क्या होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप अप्लाई कर रहे हो मशीन मेंटेनेंस के लिए, पंप ऑपरेटर के लिए, और आप एक्सपीरियंस जो लगा रहे हो वो किसी सेल्स का लगा रहे हो या अकाउंट्स का लगा रहे हो, तो वो वैलिड नहीं होगा। तो ये था अपना एक्सपीरियंस के बारे में और हायर क्वालिफिकेशन के बारे में। आशा करते हैं आपका सारा कन्फ्यूजन दूर हो गएगा। अभी भी यदि आपका कोई क्वेश्चन बाकी है तो हमें कमेंट करें, हम आपको जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं सभी अपने एग्ज़ाम्स के अंदर सफल होंगे। धन्यवाद।